जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 11th के हिंदी के सब्जेक्ट के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों की आज यानी कि 25 फरवरी 2023 को 11th क्लास के जो मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हैं इनका हिंदी का जो एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम है वो फाइनली आज हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही हम उसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, और एक चीज, जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं जिनका पेपर बेसिकली 27 फरवरी को आपका हिंदी का होने वाला है, उनके लिए भी ये पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनको भी अंदाजा लग जाएगा कि उनका जो पेपर होगा वो किस तरीके से आने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे बिना देरी करते हुए। तो बच्चों जैसा कि हमने आपको पेपर का पैटर्न बताया था, सेम टू सेम वही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टाइमिंग आपकी 3 घंटे की और टोटल पेपर की जो वेटेज है वो आपकी 80 मार्क्स की है। पेपर आपका दो सेक्शन में डिवाइड है, जिसमें खंड आ में आपके 48 एमसीक्यू थे, आपको 40 करने थे, और खंड बा में आपके 8 वर्णात्मक प्रश्न थे, वो आपको करने थे। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। फिर खंड आ जाता है बच्चों आपका वास्तुपरक प्रश्नों के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न बच्चों गद्यांश पर आधारित, एक एक नंबर के टोटल आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के बच्चे हैं वो इसको चाहे तो पढ़ें, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों के पास में पेपर होगा तो वो आसानी से अंदाजा लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे आ जाती है। ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अभी तक आपकी जो ऑफिशियल मार्किंग है वो अभी तक आई नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अपनी तरफ से हर एक क्वेश्चन का आंसर जो हमने बनाया वो हम आपको बताने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ कुछ कुछ आपका कैसा पेपर गया था। ठीक है, तो आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न बच्चों हमारे सामने क्या है? प्रश्न हमारा ये था कि इस धर्म का क्षेत्र व्यापक कब बनता है, यानी कि कोई भी धर्म जो है वो कब बड़ा बनता है? वो तब बनता है जब दूसरे धर्मों के प्रति एक अच्छी या फिर यानी कि समभाव वाली भावना रखता है तब। विभिन्न धर्मों के बीच में कैसे तत्व मौजूद होते हैं? क्या एक सूत्रता के, अस्पष्टता के, आडंबर के, या परस्पर विरोधी भावनाओं के? तो भाई देखो, जहां तक मुझे लगता है ये परस्पर विरोधी भावना हो सकता है। ठीक है, धर्मों के लिए जितने भी ये बाहरी चिन्ह होते हैं, जैसे हिंदुओं के लिए अन्य चिन्ह होते हैं, मुस्लिमों के लिए अन्य चिन्ह होते हैं, तो इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि हर एक धर्म को अलग से पहचाना जा सके, इसीलिए पड़ती है। ठीक है, चौथा क्या है? धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो इनमें से ऐसा कौन सा उद्देश्य धर्म का नहीं है? तो देखो, सबके प्रति सहनशील भावना रखना उद्देश्य है, सर्वोच्च विकास करना उद्देश्य है, अच्छा इंसान बनाना उद्देश्य है, लेकिन नहीं है कौन सा? सबके प्रति द्वेष रखना, ये किसी भी धर्म का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, लेखक के अनुसार धर्म के बारे में कौन सी बात असत्य है? तो लेखक ये कभी नहीं कहता है कि पृथ्वी पर केवल एक ही धर्म होना चाहिए, कभी भी लेखक ये बात नहीं कहता है। ठीक है, के बाद में अब देखिए ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व कैसा है? तो आपको पैसेज में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ईश्वरीय जो शक्ति वो क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। ठीक है, आप देख लेंगे यहाँ पे कि ये वह शक्ति है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है। तो इंद्रियों की पहुंच से बाहर के लिए क्या होता है? इंद्रिय तीत होता है या फिर इंद्रिय गम्य होता है। देखिए, तीत और गम्य इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, बाकी देखिए एक सेकेंड, जब मैं बात की थी इंद्रियों से बाहर, तो इसका मतलब क्या है कि अन अस्तित्व कुछ भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, तो बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो सकता है। सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में जो व्यक्ति आस्था रखते हैं उनकी क्या मान्यताएं हो सकती हैं? कि धर्म हमें ज्ञान में और पवित्र बनाता है। ठीक है, जो सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में आस्था रखते हैं, सभी धर्मों का आदर करने वाले मनुष्य धर्म में जो सच्चे स्वास्थ्य से निष्ठा रखते हैं, सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के साधन होते हैं, तो सभी इस तरीके। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश में जो दिखावा शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया गया है? तो ये भाई आडंबर के लिए उपयोग किया गया है। ठीक है, गद्यांश के लिए उपयोग शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसमें से आपका कोई भी कटना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए शीर्षक तो कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन जो मेन शीर्षक है बच्चों, वो जहां तक मुझे लगता है वो है सत्य और ईश्वर, और धर्म और जीवन, इन दोनों में से कोई एक लगता है। लेकिन मैं मेनली जाना चाहूंगा धर्म और जीवन के प्रति, मेनली जाना चाहूंगा मैं धर्म और जीवन के प्रति, बाकी हो तो कुछ भी सकता है। ठीक है, यह क्रम निरंतर चलता रहता है, पंक्ति में निरंतर क्या किया, ये संज्ञा है, विशेषण इस तरीके से दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन था काव्यांश वाला, आयुब आप ये कर चुके होंगे अच्छे तरीके से, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन कुछ तरीके से। ठीक है, कभी किसे सावधान कर रहा है, कभी किसे बचाने के लिए कह रहा है, इस तरीके से ये आपने कर लिया होगा। मेनली हम बात करेंगे हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 3 से, ये हर एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से देखिए, अखबार में जो भी समाचारों को प्रकाशन करने के लिए, स्वीकार करने के लिए एक निश्चित समय सीमा होती है, तो उस समय सीमा को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों डेडलाइन। देखो बेसिकली जैसे मान लेते हैं आज 25 तारीख है, तो आज रात के 12 बजे तक जो भी 25 तारीख की घटना घटेगी वो स्वीकार की जाएगी और 12 बजे उसकी डेडलाइन हो जाएगी, जो कि आपको 26 तारीख को अखबार में देखने को मिलेगी, उसे हम डेडलाइन बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? भाई बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था,
उत्तंड मातंड। क्या नाम है बच्चों? उत्तंड मातंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक महत्व के मामलों में जो भ्रष्टाचार होते हैं इनकी अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश किस प्रकार की पत्रकारिता के द्वारा की जाती है? तो वो कौन सी पत्रकारिता होती है जो ऐसा करती है, भ्रष्टाचार गड़बड़ी को सामने लाती है? उसको कहते हैं खोज परख। क्या बोलते हैं? खोज परख पत्रकारिता। ठीक है। जब संसद के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किसी विषय पे होती है तो वो कैसा संचार होता है? वो एक समूह संचार होता है। कैसा? समूह संचार होता है। ठीक है। निम्न में से किसे समाचार नहीं कहा जाएगा? तो क्या आपके मित्र की शादी होती है उसे आप टीवी पे दिखा सकते हो? तो ये समाचार नहीं कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन था, मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, माँ की आंखें पड़ाव से पहले ही तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंचर ही हैं, पिता की आंखें लोहे लोहे साय की ठंडी सलाखें हैं, बेटी की आंखें मंदिर में दीवट पर जलते घी के दिए हैं, पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं, वैसे हम सज्जन हैं करीब हैं बीच की दीवार के दोनों ओर क्योंकि हम पेशेवर गरीब हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश में किस सदस्य में उमंग और आशा अभी भी जीवित है? तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटी की आंखों में मंदिर में दीवट पर जलते घी के 2 दिए हैं। दिए क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं उसकी आशा को। ये चीज याद रखिए। अब यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इस पे आपको विचार करना था। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। लोहे साई के शब्द का क्या अर्थ होता है? कि लोहे की सलाखें होता है, लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी होती है। इस तरीके से यहाँ किए हुए थे। 2 पंचर पहिए का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है दोनों आंखों का ज्योतिहीन होना। ठीक है। कवि मुख्यतः किस पीड़ा की बात कर रहा है? ठीक है। घर में बीच की दीवार बनने से क्या परिणाम निकलते हैं इसको? ये सारी चीजें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ज्योतिबा फुले वाले के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाई थी और वही सेम टू सेम यहाँ पे भी आ चुका है। जैसे क्वेश्चन पहला क्या था कि भाई लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए भारत में पहली पाठशाला कहाँ खोली गई थी? तो पुणे पुणे में खोली गई थी। पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में खोली गई थी। ज्योतिबा फुले के जो पिता है इन्होंने अपने बेटे बहू को घर छोड़ने के लिए मजबूर क्यों किया था? इन्होंने इसलिए मजबूर किया था क्योंकि पुरोहितों और रिश्तेदारों का इनके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसीलिए। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में फुले दंपति के किस गुण को यहाँ पे उजागर किया गया है? तो एक दृढ़ संकल्पी गुण को उजागर किया गया। ठीक है। उसके बाद में समाज का नजरिया लड़कियों की शिक्षा के प्रति बहुत ही कट्टर विरोधात्मक था। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि ऐसा इसलिए था क्योंकि लड़कियों के शिक्षा के लिए विद्यालय उपलब्ध नहीं थे। तो मतलब यहाँ पे हम इसको गा राइट बोल सकते हैं। ठीक है, व्याख्या भी मिलती है। उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश की विधा कैसी है? तो ये एक जीवनी है बच्चों, क्योंकि इसमें ज्योतिबा फुले की जीवनी के बारे में दर्शाया गया। कंधे से कंधे मिलाना मुहावरे का अर्थ होता है एक दूसरे का साथ देना। ठीक है। उसके बाद में ये शरद के पिताजी मोतीलाल के व्यक्तित्व के बारे में कौन सा कथन सही है इसके बारे में आप देख ही सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन था आपका, फिर अघोरनाथ अधिकारी कब विस्मित हो उठे थे? ये सारी चीजें हैं। मकबूल फिदा हुसैन जन्मजात कलाकार, ये कहानी में कब घटित होता है? तो जब वो स्लेट पर वो चिड़िया बना देता है तब। ठीक है। हुसैन की कहानी अपनी जवानी आत्मकथा के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यकता तो है? तो मानस में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना, ये सारी चीजें। ठीक है। अब आपका खंड नंबर 12 आ गया था बच्चों, बहुत ही अच्छा था, जिसमें से आपको विद्यालय में वार्षिक उत्सव का दृश्य और सरकारी अस्पताल का दृश्य ये लिखना था, सरकारी का। ठीक है। तो आप सभी के स्कूल में जो एनुअल डे होता है वो वही सेम टू सेम आपको लिख लेना था। जैसे कि शुरुआत होती है प्रिंसिपल के स्पीच से, दिए जलाए जाते हैं उनको, वो कुछ इस तरीके से ही होता है ना। फिर कुछ नाटक वगैरह होते हैं, कोई स्पीच देते हैं, कोई चीफ गेस्ट आते हैं, वो बातें बोलते हैं, या ऐसे कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरीके से। तो वही चीजें इसमें लिखनी है, बस हो गया सिंपल सा आपका। ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन था आपका कि दिए गए चित्र में से मतलब दिए गए किसी भी एक विषय पे आपको पत्र लिखना है। तो पहला पत्र था कि नरेला क्षेत्र पार्क की दुर्दशा के संबंध में आपको आभा आदित्य की ओर से किसी एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। ठीक है, समाचार पत्र के संपादक को। तो पत्र मैंने आपको बढ़िया तरीके से ऑलरेडी बताया हुआ है, आपने लिख दिया होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक के पत्र पत्र लिखकर आपको मोहल्ले में ऊंचे स्वर में बजने वाले जो लाउड स्पीकर है इसके लिए जो कठिनाई उत्पन्न होती है उसको शिकायत करने के लिए पत्र लिखना है। तो ये भी आपने बढ़िया तरीके से लिखा होगा, आई हो। ठीक है। फिर उसके बाद में सर्वोदय विद्यालय ब्रह्मपुरी में गणतंत्र दिवस मनाने हेतु संस्कृति जो समिति उठी, इसकी बैठक की कार्यसूची तैयार कीजिए। तो कार्यसूची के बारे में बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, देखिए ये कार्यव्रत है और इसी तरीके से आपकी कार्यसूची यहाँ पे आ जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपके विद्यालय में दिल्ली के लिए दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का आयोजन करने के लिए जो एक भ्रमण समिति बैठक हुई थी, तो इसमें जो कार्य जिन विषयों पर चर्चा हुई उसका कार्य तैयार कीजिए। फिर भाई आपके अभिव्यक्ति माध्यम वाले क्वेश्चन आ गए थे कि पत्रकारिता क्या होती है। ठीक है। तो पत्रकारिता सिंपल सी मूल सी बात है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे पत्रकारिता के प्रकार हैं बेसिकली। ठीक है। तो आपसे इवनिंग वाले बच्चे जो हैं वो देख लेना, आपसे पत्रकारिता के प्रकार ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। संचार के किन्हीं 2 प्रकारों के बारे में बताइए। तो बहुत से होते हैं, जैसे कि मौखिक, अमौखिक। ठीक है। अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक। ठीक है। समूह संचार, जन संचार, बहुत से प्रकार होते हैं, बस आपको उनमें से 2 बता देने किसी की। ठीक है।
अब 10वां क्वेश्चन था आपका, उसमें आपके 2-2 नंबर के बेसिकली क्वेश्चन थे सारे के सारे और आई होप आप अच्छे तरीके से करके आएँगे। पहला क्वेश्चन था, त्याग तुझको दूर जाना कविता में अमरता सुध का संबोधन किसके लिए और क्यों है? तो ये किसके लिए? जो लोग आलस्य हैं, सोच चुके हैं, उनके लिए किया जाता है ताकि वो देश को स्वतंत्र करा सके, ठीक है? हस्तक्षेप कविता में मगध के माध्यम से किस व्यवस्था की ओर इशारा किया जा रहा है? ताकि ये उस व्यवस्था की ओर इशारा किया जा रहा है जहाँ पे राज्य सत्ताएँ जो है वो लोगों पर अपना शासन इस तरीके से थोपती हैं कि वो किसी भी काम की, किसी भी सरकार की कार्य की आलोचना नहीं कर पाते, वो हमेशा डरते हैं सरकार से, ठीक है? बालम आबो हमारे गहरे, इसमें कवि किसका आह्वान कर रहा है और क्यों? तो यहाँ पे आह्वान कर रहे हैं श्री कृष्ण का, क्योंकि यहाँ पे जो नायिका है वो सपने में बेसिकली उनसे जो है अ, बेसिकली जब मिलती है, ठीक है ना? तो छूट जाती है इसीलिए चीज़ आती है, ठीक है? अब यहाँ पे काव्यांश की आपसे व्याख्या लिखनी थी। खेलन में को काको गोसाइयाँ हरिहारे सिंह जीते श्री दामा बरबसी करत करत किसई जाति पाति हम ते बढ़नाही नाही बसत तुम्हारी गई गैया अति अधिकारी जनावत येते अति अधिक तुम्हारे गैया इस तरीके से दिया हुआ है और ये बेसिकली जो है आसानी से आपने कर दी होगी सबसे व्याख्या ठीक है। बाकी अगर आपको इसका एक पूरा का पूरा सॉल्यूशन चाहिए कंप्लीटली तो आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद में ये आगे आ जाता है आपका ये जो पार्ट है इसमें इसकी आपको सबसे व्याख्या लिखनी थी। अब यहाँ पे जो है 12 वाले प्रश्न आपकी चैप्टर से एक क्वेश्चन है कि अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र का इसके क्या तात्पर्य है? ठीक है। चाचा जानकी तथा लाल के प्रति सहानुभूति तो रखता है किंतु वह डरता है। यह डर किस प्रकार है और क्यों है? उसके माँ पाठ के आधार पे बताइए। मतलब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है ना बच्चों वो ऐसे लिए गए जो शायद मैंने आपको नहीं करवाए थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाए हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगते ही नहीं थे आएँगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना चैप्टर के अंदर इतना अंदर से डीपली पूछा गया है। वैसे भी 4 नंबर का है कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, ठीक है? उसके बाद में ये जो है वो आपके खाना बदोश जो कहानी है उससे लिया गया है और इसकी आपको व्याख्या कर देनी इस तरीके से। देखिए, जो यहाँ पे लिखा है ना आप ये भी लिख के आ जाओगे ना, तो भी आपको 2-3 नंबर तो मिल ही जाएँगे, ठीक है? उसके बाद में नाना के घर में किन-किन बातों का निषेध था और सतत उन कार्यों को करने में क्यों उसे आनंद आता था? तो वही चीज़ है। मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो बता चुका हूँ, ठीक है? शरद के राना बहुत सख्त थे, उनका मानना था कि कार्य करने चाहिए, ठीक है? इस तरीके से मना करते थे, जैसे तालाब वगैरह में ये नहीं करना चाहिए। लेकिन शरद जो था, वो स्वतंत्रता पूर्वक इन सभी को कार्य को करता था। ये बातें जो थी नाना कहते थे नहीं करना चाहिए, लेकिन वही शरद करता था। ठीक है? और आखिरी क्वेश्चन, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले इस तरीके का था कि भाई लोग ये मानते थे कि बड़े घरों तक ही है, काफ़ी महँगी होती है, कोई सीख नहीं सकता, ठीक है? लेकिन अब क्या बदलाव हुआ है कि अब तो जो लोग हैं कला के प्रति उनका नज़रिया बदला है। आजकल तो लोग जो है बहुत अच्छे से इसमें पैसा कमा रहे हैं, प्रसिद्धि कमा रहे हैं, आर्टिंग पेंटिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? तो मेनली बच्चे जो इवनिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो थी, बाकी मॉर्निंग बच्चों को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपका क्वेश्चन कैसा आया था, ठीक है? तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। बाकी आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।